हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज़ 18th मार्च। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज देखते हैं अखबार में क्या था। तो सबसे पहले एडिटोरियल पे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले आई थी फ्रीडम हाउस और वीडेम की जो रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेटिक रेटिंग को डाउन किया है। जिससे हमने कहा था कि हमें इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं क्या नहीं करती, हमें अपना देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसी के अगर प्रॉपर अगर क्वेश्चन आता है, आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं या मेंस में आता है, तो कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखते हैं। कि उनका बेसिकली अप्रोच क्या थी कंसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी की, हॉलिस्टिक थी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल ब्रांच होना चाहिए। तो हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए या हमारी गवर्नमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मैंने बताया था कि इतना सुनना नहीं चाहिए, इतना देखना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल सेम उस एडिटोरियल पे भी लिखा है। बहुत लंबा एडिटोरियल है, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने लिखा है उतना ही इनफ है। कि द गवर्नमेंट हमें रेजिस्ट करने चाहिए ऐसे पेविश रिस्पॉन्स मतलब होते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट हो बेसिकली। और इंटरनेशनल ऑडियंस जो है वो आजकल इंक्रीजिंगली दे आर वेरी सेवी, टेक सेवी हो चुकी है। तो वो सिर्फ वो इन मिस इन्फॉर्मेशन देखती हैं जो वो आप लोग देख रहे हैं ना ट्विटर कैंपेन्स पे जो चल रही है सेलिब्रिटीज़ की, या प्रो गवर्नमेंट बॉट्स जो चल रहे हैं, उसको देखती है। अगर हमारी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स की बात की जाए तो वो हमारे इंट्रिंसिक है, हमारे खून के अंदर है। और लेजिटिमेसी भी हमें लेजिटिमेट मिली हुई है इंटरनेशनली भी कि हम एक्चुअल में डेमोक्रेटिक हैं। क्योंकि हम 75 ईयर्स से, फॉर द लास्ट 75 ईयर्स, इंडिया के जो डेमोक्रेटिक एक्सेप्शनलिज्म है वो डेवलपिंग वर्ल्ड में, वो बेसिकली हमारा जेन्युइन प्राइड है। वो हम फॉर सिटीजन्स हमारे लिए एक जेन्युइन प्राइड है। और हमारे होल्डिंग जो हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी जो हम कर रहे हैं, उससे बताती है कि कितना इंडिया डेमोक्रेटिक है कितना नहीं। बट आजकल जो इंक्रीजिंग अटैक्स हुए हैं प्रेस पे या इरोजन हुआ है जुडिशियल ऑटोनॉमी का, वो थोड़ा सा अंडरमाइन कर रहा है। ये रियलिटी जो है, हमें गवर्नमेंट एंड नेशन मस्ट रिस्पॉन्ड, नॉट द पब्लिशिंग ऑफ एन एकेडमिक इंडेक्स। इस तरह का अपने कंक्लूजन देना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन दे देंगे और उस पर 250 वर्ड्स लिखने हैं। घुमा फिरा के कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसमें आप एज एन एग्जाम्पल ये वाला दे सकते हैं कि जैसे अगर फ्रीडम हाउस और वीडम ने भी अगर हमारी डेमोक्रेसी को डाउन की है, तो हमें उन चीज़ों पे इतना गौर नहीं करना चाहिए। अगर इंटरनेशनल रिलेशन पे आए या इंटरनेशनल सोसाइटीज़ के ऊपर आए जो आजकल डाउनग्रेड कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि, और उसमें बिल्कुल भी ये मत दिखाना, उसको पॉजिटिव मत दिखाना उस रिपोर्ट को। उसमें ऐसा लगेगा कि आप दो यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया और आप उस चीज़ों को इंक्लाइन कर रहे हैं, मतलब आप वो चीज़ों को गौर कर रहे हैं कि उसने डाउन करी है तो आप सोच रहे हैं इंडिया डाउन हो गया। नहीं, वी शुड ऑलवेज मेक आर नेशन प्राउड, और हमें हमेशा अपने देश पे गर्व होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, एज बीइंग एन फॉर यू आर गिविंग एन आईएएस एग्जाम, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। और अगर अपने इंटरव्यू में भी ध्यान रखिएगा, कभी गलती से भी किसी को अपनी कंट्री को डाउनग्रेड मत करिएगा। वैसे भी नहीं करना चाहिए, एक आम सिटीजन को भी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी आप को डिफेंड करना चाहिए और इसमें बताना चाहिए कि हमारी कंट्री ने क्या अचीव किया है। तुम होते कौन हो बोलने वाले? तो उस हिसाब से लिखना है इस आर्टिकल को। इसमें कहीं कहीं से गलती से भी उसके प्रोज ना लिख देना कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा है तो हम भी गलत कर रहे हैं। लास्ट में लिखना कि हाँ थोड़ा सा अटैक हुए हैं प्रेस पे और जुडिशियल ऑटोनॉमी पे भी अंडरमाइन हुई है इमेज उसकी। बट उस रियलिटी को हमने थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना है, नहीं कि इस एकेडमिक इंडेक्स को। याद रखेगा। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था कि इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट विद फिलीपींस, उसको इतना देखने की जरूरत नहीं है अभी। वो फाइनल उस पर नहीं पहुंचा, जब फाइनल उस पर पहुंचेगा देन विल लुक एट इट। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था इन्फ्लेशन रेट का। इसमें सिर्फ दो लाइन निकलती हैं और उसमें कुछ रिस्पॉन्स करने को हमें नहीं है। एक दो लाइन निकलती हैं, प्रीलिम्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, आपने देखा होगा 4 स्टेटमेंट्स दे देते हैं और पूछते हैं कि विच वन इज़ करेक्ट या विच वन इज़ रॉन्ग। तो याद रखिएगा कि हाँ, जो हमने टारगेट सेट किए थे 2% से 6% बैंड का 2016 में, तो वो हमने अचीव किया है। हमने हमेशा अपनी 2% से 6% तक जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, जब से हम उस बैंड में ही रहे हैं, उससे बढ़े नहीं है। याद रखिएगा, कई बार हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो आदमी की मिसकंसेप्शन रहती है माइंड में कि हम 2% से 6% में हैं भी, या बढ़ गए हैं या कम हुए हैं। तो याद रखिएगा, नहीं, हम 2 to 6% ही रहे हैं। और इन्फ्लेशन इन इंडिया, अगर दूसरी स्टेटमेंट रहती है कि 2 to 6% हम इन्हीं सालों में आए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो 2016 में जब ये टारगेट रखा था, उससे 2 साल पहले से ही हम इस बैंड में थे, 2% to 6%। ये दो स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, उसमें आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2016 से हमने जब से एंटर करे हैं, इसको सेट किया है, जब से हम उसी बैंड में रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उसके बाद ही हुए हैं, उससे 2 साल पहले से भी हम इस बैंड में ही चल रहे थे। उसके बाद एक एडिटोरियल पे किसी एमपी ने लिखा हुआ है केरला के, थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, उसमें उन्होंने प्रॉज नहीं लिखे हैं। प्रॉज मैंने इसमें सर्च मार के निकाले हैं कि क्या प्रॉज लिख सकते हैं, क्योंकि हम उसमें उन्होंने सिर्फ कॉन्स कॉन्स लिखे हैं, नेगेटिव लिखे हैं। तो हम सिर्फ नेगेटिव लेके आंसर नहीं अटेम्प्ट कर सके, हमें थोड़ा पॉजिटिव भी लिखना पड़ता है।
हम ऐसे लिखेंगे, स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स सिर्फ इसलिए कि इम्प्रूव होगी एफिशिएंसी। हम कहेंगे कि इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इट इज़ नॉट क्लियर कि प्राइवेटाइजेशन से होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एक वर्ल्ड में एग्जांपल्स हैं कई सारे प्राइवेट बैंक्स का जो फेल हुए हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ओनली प्राइवेट बैंक्स आर एफिशिएंट। फिर उसके बाद हम अपना आंसर शुरू करेंगे जिसमें हम प्रॉज लिखेंगे कि देखिए हम जानते हैं कि मोस्ट प्राइवेट बैंक्स आर प्रॉफिटेबल, तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ अगर हम पीएसयू बैंक से करते हैं तो वो उनको लॉस मेकिंग वेंचर से प्रॉफिटेबल, सेल्फ सस्टेनेबल, ताकि वो अपने ही प्रॉफिट से सेल्फ सस्टेनेबल रहें, बैंक गवर्नमेंट को उसमें कैपिटल इन्फ्यूज़ ना करनी पड़े। और एक दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं आर मोर एडवांस्ड, ठीक है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए प्राइवेटाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें हम लिख सकते हैं कि प्राइवेट बैंक्स आर स्ट्रिक्टर टुवर्ड्स लोन्स एंड फ्रॉड्स। और हम पीएनबी का एग्जांपल भी दे सकते हैं कि क्या फ्रॉड हुआ था उसके अंदर। ज़्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है कि पीएनबी में क्या फ्रॉड हुआ था। उस पर हम लिखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, हमें क्योंकि ज़रूरत है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हमारे बैंक्स में पैसा लगाएं, तो दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रेदर देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फिर आप इंडिया का केस लिखेंगे, थोड़ा कॉन्स में लिखना जाएंगे तो उसमें हम ये लिखेंगे कि बैंक नेशनलाइजेशन जब से हुआ था वो रेवोल्यूशन लेके आया था इंडिया बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि नेशनलाइजेशन से पहले भी हम जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा सारे बैंक्स जो थे प्राइवेटली ओन्ड थे, और उन्होंने सिर्फ बेनिफिट किया था रिच और पावरफुल को। जब से हमने नेशनलाइजेशन करा 14 प्राइवेट बैंक्स का 1969 में, 6 बैंक्स का हुआ था बाकी 1980 में, ये प्रीलिम्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस वाले भी लिखें, तो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया था, मोर जॉब्स क्रिएट की गई थी, क्रेडिट एक्सटेंड किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर को भी, बेनिफिटेड द पुअर ऑल्सो, वो एरियाज को दैट हैड सो फार बीन निगलेक्टेड। उसके बाद हम चौथा पॉइंट लिखेंगे, द मूव ऑल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग मोर इक्विटेबल रीजनल ग्रोथ। मोर इक्विटेबल रीजनल ग्रोथ का मतलब ये, आपने उससे पहले देखा होगा कि सिर्फ शहरों में ही हुआ करते थे, गांवों में बहुत कम ब्रांचेस थी। देखिए आप ये एग्जांपल दीजिएगा, देवर ओनली 1833 बैंक ब्रांचेस इन रूरल एरियाज इन 1969, जो 33,000 हो गई थी 1995 तक, एज एविडेंट फ्रॉम आरबीआई डाटा। उसके बाद आप लिखेंगे नेशनलाइज्ड बैंक्स इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, क्योंकि उनको इंश्योर किया गया था हायर वेजेस, सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज, अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ की भी कंडीशंस को इम्प्रूव किया था। और उन्होंने पीएसबीज का एक बहुत बड़ा रोल रहा था मेकिंग कंट्री सेल्फ सफिशिएंट, जो क्योंकि इन्होंने ग्रीन इकोनॉमी रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, डेयरी रेवोल्यूशन भी सपोर्ट किया था। दूसरा, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की थी। बाद में कंक्लूजन में लिखेंगे कि इट इज़ अनफेयर टू ब्लेम पीएसबीज अलोन फॉर द अलार्मिंग राइज ऑफ एनपीएस। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमें स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने चाहिए लार्ज कॉरपोरेट्स के जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, जो मेन कंसर्न है इंटायर बैंकिंग सेक्टर का, ताकि हम स्ट्रॉन्ग रिकवरी लॉज लेके आने चाहिए, क्रिमिनल एक्शन लेके आना चाहिए हमें अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स, ना कि हमें पीएसबीज को जल्दी से बहुत सारे पीएसबीज को प्राइवेटाइज में कन्वर्ट करें। इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो आर्टिकल इसलिए मत देखिएगा क्योंकि उसमें सिर्फ कॉन्स हैं। ये प्रोज मैंने थोड़े से गूगल पे सर्च मार के कुछ साइट से जाके पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, तो प्रोज ज़रूर लिखना, सिर्फ कॉन्स मत लिखना। वो अगर आप आर्टिकल देके आंसर लिखेंगे तो आप सिर्फ नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव लिखना ज़रूरी होता है कहीं जगह। अब आप देखेंगे इससे पहले वाले हमने नोट में जो देखा था कि जिसमें हमने कहा है कि उन्होंने हमारी डेमोक्रेटिक रेटिंग डाउन की है, वो उसमें आप पॉजिटिव पॉइंट्स मत लिखिएगा, अपनी कंट्री को डाउनग्रेड मत कीजिएगा प्लीज़। और इससे अलावा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है न्यूज़ में। बाकी आप पढ़ना चाहें तो आपकी इच्छा है, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।